आपको बता दें कि हमारा जो सर्वे कहता है वो क्या कहता है। गुजरात की 182 सीटों में किसको कितनी मिलेंगी, 110 से 120, 65 से 75 कांग्रेस और अदर्स 2 से 4। अब हम आपको बताएंगे कि इसके मिड में क्या होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हिमाचल में 68 सीटें हैं, बीजेपी को 44 से 50 तक, कांग्रेस को 18 से 24 तक और अदर्स को 0 से 2 तक ये मिलने का अनुमान है फिलहाल। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका एग्जैक्ट अगर हम इसका मीन कैलकुलेशन करें, औसत कैलकुलेशन करें, तो बीजेपी को 113 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 67 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 2 सीटें मिल रही हैं। ठीक इसी तरह का कैलकुलेशन हम ग्राफिक्स में चेंज करते हैं हिमाचल। तो ये कैलकुलेशन है हमारा, ये कहता है। लेकिन सवाल है मोदी फैक्टर ने किस तरह से काम किया, किस तरह से कांग्रेस ने तश्तरी में रखकर मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल की गलतियों के चलते जीत को हार में बदल दिया। सीधे चलते हैं राकेश कुमार सिंह के साथ, हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ हैं कांग्रेस के प्रभारी गुजरात के अशोक गहलोत जी, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है। राकेश, सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि अगर एग्जिट पोल को सही माना जाए और इसे एग्जिट पोल माना जाए तो अशोक गहलोत से पूछिए कि कहां गलती हो गई। अशोक गहलोत जी। देखिए दीपक जी, सभी की निगाहें गुजरात चुनाव को लेकर बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कांग्रेस के लिए सही नहीं है। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत जी हैं। गहलोत जी, गलती कहां हुई? कई गलती नहीं हुई है, चुनाव हम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल तो पहले भी दिखाए थे, दिल्ली के दिखाए हैं, बिहार के दिखाए हैं, नतीजे क्या है सबको मालूम है। तो आप देखेंगे कि चुनाव का परिणाम आएगा 18 को। अभी भी हमें लगता है हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन कहीं भी कोई भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को ऐसी स्थिति में नहीं दिख रही है, कांग्रेस जहां पर सरकार बनाने की स्थिति में हो। ये देखिए, पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, उसमें कोई दम नहीं है। बिहार के नतीजे आप देख चुके हो, दिल्ली के देख चुके हो। एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, नतीजे कुछ और आए हैं। अच्छा गहलोत साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मणिशंकर अय्यर के बयान हो, कपिल सिब्बल के बयान हो, कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया आपकी? देखिए, जो भी अगर किसी ने कोई टिप्पणी की तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। अभी गुजरात में जिस प्रकार से मोदी जी ने गुजरात के अस्मिता का सवाल जोड़ के राजनीति करने की कोशिश करी है, जिस प्रकार धनबल का प्रयोग किया है और जिस प्रकार से माहौल बनाया गया वहां पर ईवीएम को लेकर के पूरी जनता में एक भय है कि चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई हो तो ये मैं समझता हूं कि एसीआई के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग जो है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, ये सुनिश्चित करने का काम उनका होना चाहिए। गहलोत साहब, ये तो हार स्वीकारना हुआ ना कि ईवीएम को दोष ठहराना, ये क्या मतलब है? नहीं, मैं तो अभी तक बात ही नहीं की मैंने। आज जनता पूछ रही है चुनाव के बाद में भी कि अगर चुनाव में कांग्रेस तो जीतेगी चुनाव निश्चित तौर से, अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो ये आशंका प्रकट क्यों की गई है या क्यों हुई है, ये चिंता का विषय है। वरना हमारे वहां माहौल अच्छा बना हुआ है और राहुल गांधी जी जो नेतृत्व में जो कैंपेन हुआ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है। अच्छा गहलोत साहब, हार्दिक पटेल, अल्पेश, जिग्नेश त्रिकोण बनाने की कोशिश की, लेकिन इनका भी जादू जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनका चला नहीं। आप एग्जिट पोल को लेके कोई निष्कर्ष नहीं निकालें। आप देखेंगे 18 तारीख को कैसे नतीजे आते हैं। चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे जिग्नेश हो, चाहे वो अल्पेश हो, उनका अपना एक मिशन था, उसके अंतर्गत वो अपने कैंपेन कर रहे थे और अल्पेश हमारे साथ आ गए थे और बाकी लोग भी अपने मिशन को लेकर कर रहे थे। और नेचुरल जब वो कुशासन के खिलाफ में संघर्ष करेंगे तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, अब तक के जिस तरह से विधानसभा चुनाव में ये देखे गए हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जब विधानसभा चुनाव में हार होती है तो प्रदेश नेताओं पर गाज गिरती है। लेकिन गुजरात चुनाव कुछ अलग था, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे थे। तो क्या अगर जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे हैं अगर वो सही होते हैं तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जिम्मेवारी लेंगे? देखिए, ये जिम्मेवारी तो हमारी बनती है, जिस प्रकार हम वहां पे प्रभारी महामंत्री हैं
तो पूरा हमने कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया और मैं समझता हूं कि अभी आप इंतजार कीजिए चुनाव परिणामों का, उसके पहले कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा। नहीं, लेकिन गहलोत साहब, क्योंकि अब तक की ये परिपाटी रही है, जैसे आपने कहा कि मैं जिम्मेदार हूंगा, तो अगर राहुल गांधी क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे थे। ये आप बार बार राहुल गांधी को या उनको निष्कर्ष निकालने में लाने का कोई तुक ही नहीं है। जब तक कि परिणाम नहीं आया आपके सामने, तब तक मैं समझता हूं कि ये बात करना मेरे उचित नहीं समझता। अच्छा, राहुल गांधी, ये देखा गया इस बार कि मंदिर गए, लेकिन उसका भी असर नहीं दिख रहा है। फिर आप बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं चुनाव जीतने जा रहे हैं आप लोग। एग्जिट पोल का आधार बना के आप पूरी तरह से मुझसे सवाल कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा, बात करेंगे। 18 तारीख को बात करेंगे, 18 तारीख को बात करेंगे क्या नतीजे आते हैं। 18 तारीख को। अच्छा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है गहलोत साहब कि जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन पर जो हमला आप लोगों ने बोला है, तो आज ही दिख गया था कि आपके नेताओं में कहीं न कहीं एक बौखलाहट थी। बौखलाहट नहीं थी, हमें चिंता इस देश की है। जिस प्रकार से कल रात को हम लोग गए थे कमीशन के अंदर, सारे उनको घटना बताई। एक तरफ राहुल गांधी जी को नोटिस दे रहे हैं, मीडिया को बैन कर रहे हैं कि आप उनके इंटरव्यू दिखा नहीं सकते हो, और दूसरी तरफ जो वो बोले हैं कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करके उसमें कोई कार्रवाई नहीं करना, आज हद कर दी प्रधानमंत्री जी ने। अगर प्रधानमंत्री जी खुद ही रोड शो करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को अगर वो इस प्रकार ध्वजा उड़ाएंगे, तो बाकी लोग क्या प्रेरणा लेंगे उनसे। ये बहुत ही मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। तो हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह, हमारे ब्यूरो चीफ, वो बात कर रहे थे अशोक गहलोत से, जो कि कांग्रेस के प्रभारी रहे गुजरात के अंदर और काफी मेहनत की उन्होंने, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अशोक गहलोत दबे शब्दों में हार स्वीकार कर रहे हैं। वो ईवीएम की गलती बता रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। काफी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मुझे उनका लगा। लेकिन हार्दिक पटेल क्या कंफ्यूज है, क्या आश्वस्त है? सीधे चलते हैं अहमदाबाद, हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने उनसे बात की है। समय हार्दिक पटेल इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हार्दिक, कैसा रहा चुनावी कैंपेन? काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, काफी रैलियां हुई, कितनी रैलियां की हैं? तो मैंने तो काफी की है। मेरा काम था लोगों को जागरूक करने का, और मैंने आज अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है। बस अब 18 को जो भी होगा देखा जाएगा। हार्दिक, ओपिनियन जो पोल आ रहे हैं उनके मुताबिक कुछ ओपिनियन पोल बीजेपी को सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? कितना विश्वास करते हैं? तो वो तो देखा जाएगा, ओपिनियन पोल से थोड़ी ना गवर्नमेंट। यूपी में भी बिहार में भी गलत पड़े थे ओपिनियन पोल, दिल्ली में भी गलत पड़े थे। अब तो जनता ने वोट किया तो उस पर आधार पर चलेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को 100 से 105 के आसपास मिलेगी। हार्दिक, प्रधानमंत्री ने आज जिस प्रकार से रोड शो किया है, कांग्रेस ने उस पर शिकायत की है। कल राहुल गांधी का हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, चैनलों को नोटिस दे दिया। आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं चुनाव कमीशन भी भाजपा का कोई अंश हो ऐसा काम कर रहा है। बहुत दुख की बात है कि जब राहुल गांधी पर एक्शन लिया जाता है, चुनाव चैनलों पर एक्शन लिया जाता है, मोदी पर क्यों नहीं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने कानून की धज्जियां दुरुपयोग कर रहे हैं? वो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं ना। ओपिनियन पोल इशारा कर रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी। आप अपनी तरह से क्या मानते हैं? वो वक्त आएगा, वक्त के आधार पर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। मुझे भरोसा है काफी अच्छा होगा। मान लिया जाए कि सरकार कांग्रेस की बनेगी? मुझे ये विश्वास है। मुख्यमंत्री कौन होगा वो मुझे मालूम नहीं, वो तो उन लोग तय करते हैं ना बाद में। तो हार्दिक पटेल कह रहे थे कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हार्दिक पटेल का दावा है। लेकिन सवाल यह है कि बाजी कैसी पलटी। एक वक्त जब ऐसा लग रहा था कि अल्पेश जिग्नेश और हार्दिक की जोड़ी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ मिलकर बड़ा नुकसान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा होता एग्जिट पोल के मुताबिक फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या माने कि ये बाजी कैसे पलटी? बाजी शुरू हुई विभिन्न समाज के आंदोलन के साथ। आंदोलन के बाद ये हुआ कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, ये बात भी सामने आई। लेकिन 3 वो बयान कौन से रहे जिसने चुनाव को पूरा बदल दिया? प्रधानमंत्री के मुंह से उन बयानों का उल्लेख सुनिए। श्रीमान मणिशंकर अय्यर
એમણે કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। भाइयों बहनों, अपमान गुजरात નું છે કે નહીં? अपमान गुजरात નું છે કે નહીં? अपमान भारतની મહાન પરંપરાનું છે કે નહીં? અરે આ તો મોગલાઈ માનસિકતા છે, જ્યાં ઊંચ નીચના કુસંસ્કાર હિન્દુસ્તાનમાં તમે નાખ્યા। ટીવી પર છાપાઓમાં એક જબરજસ્ત ચર્ચા હતી અને ચર્ચા એ વાતની હતી કે મણિશંકરના ઘરે પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર, પાકિસ્તાનના એક ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી। ભાઈઓ બહેનો, ગંભીર બાબત છે। पूर्व आर्मी डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक एएमके के गुजरात में अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री बनावा माटे टेको करवो जोईए। राम मंदिरना मुद्दे केस चालतो तो त्यां जेने भांगरो वाट्यो केस एम के चलाओ नहीं केम तो 2019 में लोकसभा की चूंटणी पछी चलाओ। तमे मने को भाई आ अयोध्या राम मंदिर ने चूंटणी ने शू करवा भेगी करो छो? सुन्नी वक्फ बोर्ड एमने अभिनंदन आपवा छे, एमनो आभार मानवो छे। आजे सुन्नी वक्फ बोर्डे निवेदन कर्युं के कपिल सिब्बले गई काले अमारा वकील हता पण एमणे जे कोर्ट में जईने कर्युं छे ए खोटुं कर्युं छे। तो प्रधानमंत्री के वो 3 बयान जिन्होंने इन चुनाव को पूरी तरह से बदल दिया। पहले मैं बता दूं कांग्रेस की 3 गलतियां क्या थी। कपिल सिब्बल के घर पे अनटाइमली मीटिंग, उसका जो रिप्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस ने वो भी गलत था, और प्रधानमंत्री ने जो उन पर आरोप किया वो इस ढंग से उन्होंने किया, उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी लेकिन फिर भी कन्विंसिंग थे वो। कपिल सिब्बल का राम मंदिर वाला बयान जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और तीसरा मणिशंकर का नीच वाला बयान, ये 3 चुनाव के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब है जो कि स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। मीम अफजल साहब है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। जयशंकर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अनुज गुप्ता जी हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। और भावेश झा है जिन्होंने इस एग्जिट पोल को किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएनएक्स और इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल। और मैं सीधे चलता हूं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, वो एक उर्दू में कहावत है, जब एक ही उल्लू काफी हो अंजामे गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा हो ना जाने ना अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो आपके मणिशंकर अय्यर ही काफी थे, कपिल सिब्बल ही काफी थे, तो क्यों राहुल गांधी जी से इतनी मेहनत करवाई आपने? देखिए, आपको मैं दोष नहीं दूंगा, शेर आपने पढ़ा थोड़ा कम था, पूरा नहीं था वो सुनने वालों को शायद समझ में भी नहीं आया होगा। आप समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दिया। जहां तक आपने इन बयानात का सिलसिला बताया, ना मैं समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए लोग, आपने बता दिया ना बाद में। चलो आप समझ लेना, 18 को ज्यादा आ जाएगा। कि मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बयान दिया देखिए, मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बयान दिया, कांग्रेस ने उसी फौरन ही इस पर एक्शन लिया, इसलिए कि यकीनन वो बयान ना तो उनके स्तर का था
और प्रधानमंत्री के स्तर के लिए तो था ही नहीं। मैं इस गलती को मानता हूं, लेकिन इसका इतना बड़ा असर हुआ ये आपका अपना अनुमान हो सकता है। दूसरा, जहां तक कपिल सिब्बल साहब का ताल्लुक है, उन्होंने जो कोर्ट में बयान दिया था, मैं समझता हूं उससे डिसएग्री बहुत से लोगों ने किया होगा, लेकिन उन्होंने वहां पर एक वकील की हैसियत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर पर प्रधानमंत्री वही सिब्बल साहब आपके गुजरात में टॉप स्ट्रेटजिस्ट थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं। देखिए, आपका अपना अनुमान हो सकता है, लेकिन मैं पूरी बात तो कर लूं ना। प्रधानमंत्री ने जो तीसरी बात कही वो पाकिस्तान के हवाले से कही, और उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब और पूर्व सेना अध्यक्ष, 3 लोगों के ताल्लुक से बाकायदा तकरीर के अंदर कहा। एक तरफ तो हम पर यह इल्जाम है कि हमारे किसी आदमी ने उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, 3 पूर्व इतने इंपॉर्टेंट लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर रहने वाले लोग, जो ओहदे में कम से कम 2 लोग उनसे बड़े हैं, बड़े इसलिए कि सीनियर हैं और 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में तासुर देना कि वो लोग पाकिस्तान के साथ गुजरात को हराने के लिए कोई साजिश कर रहे थे। मुझे बताइए, मैं औरों की बात नहीं करता, मैं आपकी बात करता हूं, क्योंकि आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत मंझे हुए आदमी हैं। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं या जरा सा भी शुबा आपके जहन में आ सकता है इस तरह का? तो प्रधानमंत्री अगर कुछ बातें कर रहे हैं तो एक बात तो सिद्ध हो गई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, जब 18 को चुनाव होगा तो हम अपना अनुमान पेश करेंगे। लेकिन आज जो डिस्कशन का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और दूसरे चैनल से अलग है, आपने एक अलग बहस स्टार्ट की है अभी, और मैं उस बहस को के दायरे में ही रहकर बात करूंगा। वो मैं ये करूंगा कि जो डेवलपमेंट से राजनीति शुरू की और डेवलपमेंट की राजनीति सबका साथ सबका विकास, ठीक है, वो मैंने मान लिया आपकी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव, मैंने मान लिया आपकी बात, और मैंने मान लिया आपकी बात। मेरे पास वक्त कम है मीम अफजल साहब, हमें थोड़ा संक्षेप में रखना पड़ेगा। वही मैं एक्सपेक्ट सैयद जफर इस्लाम जी से करूंगा। क्या आप मीम अफजल साहब से डिसएग्री करते या जफर इस्लाम साहब आप आज इस बात से खुश है कि 3 नेताओं ने, एक मणिशंकर अय्यर, दूसरे मणिशंकर अय्यर और तीसरे कपिल सिब्बल, उन्होंने आपकी चांदी कर दी, उस स्टेट में जितवा दिया जहां पर आप टफ फाइट में थे? देखिए दीपक जी, 2-3 बातें कहूंगा। सबसे पहली बात कि जो एग्जिट पोल आया है, इसके नतीजे अगर ऐसे ही हुए, और इससे बेहतर की भी हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसे भी हुए जितने के दिखे तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। इसलिए कि 22 साल के बाद भी अगर हमारी जनता ने इस तरह का अगर वोट दिया है और इस तरह के मैंडेट दिया, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और इस अचीवमेंट के लिए जनता सबसे पहले जनता के शुक्रगुजार होगा, और उसके बाद अपने पार्टी के वर्कर को और जो हमारे लीडर्स हैं। लेकिन दूसरी बात जो कहूंगा ये कि जो आज कह रहे हैं मीम अफजल साहब को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी पार्टी के लीडर्स को, कि वो किस तरह से, जब उनको लगा कि डेवलपमेंट मॉडल पे बात नहीं कर सकते, जब लगा कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और वो पॉसिबल नहीं होगा, तो उन्होंने फिर प्रधानमंत्री पे अटैक करना शुरू किया। और पहला कमेंट जो है ना, उन्होंने नीच का शुरुआत किया, नीच कह के देखे इसका कैसा रिएक्शन होता है। जब उन्होंने ये बात नीच वाली कही तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री देश के संतान है, लेकिन वो गुजरात के स्वाभिमान है। जाहिर है लोगों को वो बुरी बात लगी और उसका जरूर, उसका जो रिजल्ट में जरूर उसके फायदे दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और यहीं तक नहीं वो रुके, उसके बावजूद उन्होंने जो 2 बातें जो हुई, जो आपने अभी बताया पाकिस्तान के, इसमें वो बिल्कुल हकीकत है। हकीकत इस तरह से है कि जब अगर आप खुफिया मीटिंग कर रहे हैं तो और ऑपोजिशन में है तो जाहिर है आपको बताना आपका फर्ज है, लेकिन अगर आपने इसको खुफिया रखा तो जाहिर है कुछ ऐसी बात थी जो कि आप सरकार के ठीक है नजर में ये बातें नहीं लाना चाहते थे, और इसका भी इम्पैक्ट जरूर उनके लिए नेगेटिव और भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव। लेकिन मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव से ज्यादा ये देश के लिए पॉजिटिव है, इसलिए कि
कांग्रेस की परंपरा रही है कि देश के नेशनल सिक्योरिटी से कई बार वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं फैमिली को प्राथमिकता देते हुए। इसलिए शायद इस बार इसके इंसिडेंट के बाद लोगों की नजरें खुली हैं और कांग्रेस पार्टी की नजर खुलेगी कि देश सबसे पहले है। कांग्रेस को सीरियस इल्जाम मत लगाइए, अभी 3 साल हुए हैं आपको। देश पहले है, इस देश को कांग्रेस ने 60 साल से ज्यादा चलाया। दूसरी बात, एक मिनट, आपको बीच में नहीं रोका, आपको रोका नहीं बीच में, आपको बीच में रोका नहीं। आप सुन लीजिए पहले बात। पर जो इल्जाम लगाया आप सुन लीजिए, आप ये बताइए, आप ये बताइए कि आप उनको ये समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ साजिश की है? अरे साजिश की है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने मैं आपसे पूछ रहा हूँ जफर इस्लाम साहब, मीटिंग की है तो बताना चाहिए था। ये कह रहा हूँ कि अगर वो मीटिंग की तो उनको उसकी जानकारी सरकार को खुफिया मीटिंग नहीं की, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं दी, कोई झूठ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई खुफिया मीटिंग नहीं की। नहीं, उस मीटिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ के उन्होंने बारे में साजिश की या नहीं की? प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह की सुना कि नहीं? उन्होंने एडमिट मैं पूछ रहा हूँ आपने, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने सुना कि नहीं? मनमोहन सिंह आपने सुना कि नहीं? इस देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह कह रहे हो, आप कह रहे हैं, फिर बताइए, झूठ बोलने की परंपरा है क्या? मनमोहन सिंह ने क्या बोला? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। लोग आए थे, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया सिक्योरिटी पे, हमने आपको शर्म नहीं आती? गुजरात के बारे में नहीं, हमने देश के बारे में देशभक्त हो गए, तो ये कैसे कह रहे हैं कोई मीटिंग नहीं हुई? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप इतने बड़े देशभक्त हैं इस मीटिंग कि कांग्रेस के बारे में आप ये बोलेंगे कि सिक्योरिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ISI को बुला लिया आपने, इसके बारे में इत्तला देनी चाहिए और बुला करके देश को मुआयना करा दिया, और गद्दार हमें। अरे आप ये बताइए कि आपको ये मीटिंग के बारे में सरकार को इत्तला देनी काहे की इत्तला देनी चाहिए थी? आप प्रोटोकॉल जानते हो? चलिए, मीटिंग नहीं तो कैसे नहीं बता सकते? अगर मैं इसी पॉइंट से बहस आगे बढ़ाऊंगा, मैं इसी पॉइंट से बहस आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लेना है एक ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा तो मैं इसी पॉइंट से बहस को आगे बढ़ाऊंगा कि क्या वाकई बताना जरूरी था कांग्रेस को, सरकार को, या फिर सार्वजनिक तौर पर, या बताना जरूरी नहीं था? प्रोटोकॉल क्या कहता है, डिप्लोमेसी क्या कहती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।